डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर अर्थात संख्या संबंधी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और यह वीडियो रोचक एवं इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को जानेंगे। इसको हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, आप लोग को अगर कहा जाए कि काउंट स्टार्ट करने के लिए यानी कि गिनती स्टार्ट करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से स्टार्ट होगा। तो जो नेचर में जो ऑटोमेटिक रूप से स्टार्ट होता है उसी को नेचुरल कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हो जाएगा, गिनती की संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे में आप लोग जान गए हैं। और प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला लेटर n होता है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है एवं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। उसके बाद आता है होल नंबर। मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो जब भी हम लोग अंक गणित बनाते हैं या अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो उसमें 1 से 9 तक में ही अंक गणित पूर्ण नहीं हो जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग को एक जीरो की आवश्यकता हुई थी, जो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब ने, जिनका जन्म पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था, उन्होंने 876 ईस्वी के आसपास में खोज किए थे। तब से हम लोग का जो अंक गणित है वो पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तक चला जाएगा। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश होल नंबर होता है और होल नंबर का पहला लेटर W है। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक संख्या। देखिए, अगर हम लोग जो अभी पढ़ते हैं आधुनिक अंक का जो यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब भारत में ही विकसित हुई है और भारतवासियों से यूनानवासी सीखा और इसके बाद पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। तो यहाँ पे इंटीजर नंबर का डिफिनेशन जानेंगे। सभी ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा डॉट डॉट करके लेंगे, चूंकि पूरे इधर भी माइनस में हो सकता है। यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट ले सकते हैं। यहाँ पे भी ले लेते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। हाँ, यहाँ पे ले लेंगे n ले लेंगे। यहाँ पे W ले लेंगे और यहाँ पे I और Z दोनों ले सकते हैं। पूर्णांक संख्या को I और Z दोनों से सूचित किया जाता है। Z से सूचित इसलिए किया जाता है क्योंकि पूर्णांक जर्मन शब्द से लिया गया है, जर्मन शब्द के जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन से, जेहलिन का अर्थ होता है संख्या, गिनना होता है, और जेहल का अर्थ होता है संख्या। मतलब
ये जो संख्या है -3 -1 -2 0 1 2 3 अनंत तक जाता है, तो इसमें ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा और ये शून्य पूर्णांक हो जाएगा और ये धनात्मक संख्या हो जाएगा। तो इसमें से भी 3 बात जानना जरूरी है। अगर पूछ दिया जाए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो संख्या माइनस में रहता है उसको ऋण पूर्णांक कहते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1। और शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं, तो 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं। और धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो प्लस वाले संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। और धन पूर्णांक में हमेशा धन संख्या से पीछे प्लस रहे या न रहे उसको धन पूर्णांक मानते हैं। और इसको आई से भी सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश होता है इंटीजर होता है और इंटीजर का पहला लेटर आई होता है। उसके बाद आता है इवन नंबर, जिसको सम संख्या कहते हैं हिंदी में। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे 2 बात पे ध्यान देना है। पहला बात, प्राकृत संख्या की बात किया जा रहा है। अगर एक्चुअल में 0 की बात किया जाए तो 0 जो है वह सम संख्या भी है, क्योंकि सम संख्या का नियम होता है कि जो 2 का गुणज हो। तो यहाँ पे अगर 0 की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 0 में 2 से भाग लग रहा है, तो 0 में 2 से भाग लग के 0 होता है। जैसे अगर आप ऐसे 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और दूसरी बात ये होता है कि 2 का गुणज होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये सब जो होता है सम संख्या होता है। तो सम संख्या होता है तो कहीं न कहीं इस सब का क्या है, 2 का गुणज ही है ना, सब 2 के टेबल में आता है। तो 0 भी तो 2 के टेबल में आता है ना, क्योंकि 0 विभाजित होता है 2 से। और तीसरी बात है कि सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। तो यहाँ पे चलिए ठीक है, 2 आप 4 सम संख्या तो इसका योग 6 हो गया, ये भी तो सम संख्या है ना। ठीक है, ये तो होना ही था, चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि डिफिनेशन वाला बुक में भी इस तरह से लिखा रहता है 2 4 6 8 इस तरह से, लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं रहता है कि वे प्राकृत संख्या। हाँ, अगर वे प्राकृत संख्या रहता है तो समझिए कि ठीक है, क्योंकि वे प्राकृत संख्या गिनती का ही संख्या है ना, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, तो ये पूर्णांक सम संख्या होगा। और यहाँ पे ये जो नहीं दिया रहता है, क्यों इसीलिए नहीं दिया रहता है क्योंकि ये इसको काउंट नहीं किया जाता, ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि प्राकृत संख्या नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए 0 में अगर सम संख्या जोड़े तो 2 आ रहा है, 0 में सम संख्या जोड़े 4 तो 4 आ रहा है, मतलब 0 में 6 सम संख्या जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। मतलब ये कि कोई भी सम संख्या को जोड़े ना 0 में तो वह सम संख्या ही हमेशा आएगा। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सम संख्या या किसी भी विषम संख्या भी हो, मतलब कोई भी नंबर हो ना, उसमें अगर 0 को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो उसमें वह संख्या ही होगा, गिवन संख्या ही होगा। यहाँ तक कि गुना भी करेंगे ना किसी भी संख्या को 0 से तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, हमेशा 0 होता है। ठीक है, और ये भी रोचक जानकारी आप लोग जान लीजिए कि अगर 0 में 0 से भाग देते हैं तो यहाँ पे डज नॉट डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे ये डिवाइड होता ही नहीं है। उसके बाद हाँ, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो ये इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। उसके बाद आता है हाँ, अगर यहाँ पे कहा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो आपको बताना होगा 2 है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात किया जा रहा है, न कि पूर्णांक की बात किया जा रहा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आता है कि 0 1 है, पहला ऑप्शन रहेगा सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, दोनों संख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ सम संख्या आपको लगाना होगा। अगर रहे 0 1 है, सम संख्या, पूर्ण संख्या
उसके बाद पूर्णांक संख्या, इनमें से सभी, तो आपको तीनों लगाना होगा। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। तो वे प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, इस सब जो भी संख्या है इसमें 1 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। आप हर एक संख्या को चेक कर सकते हैं। हम एक संख्या को चेक करके देख लेते हैं। 5 है तो 5 में अगर 2 से भाग लगा दिया जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच गया तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है। अगर इसको पूरा पूरा भाग लगाना होगा तो हमको यहाँ पे पॉइंट देना, दशमलव देना होगा, और यहाँ पे 0 देना होगा, तब तो ये पूरा पूरा हुआ नहीं, तो ये विषम संख्या ही होगा ना। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होता है। जैसे यहाँ पे 2 सम संख्या है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए थे 2, 4 है, तो इसके बीच में एक क्या होगा, 3 जो होगा वह विषम संख्या होगा। 4 और 6 के बीच में 5 होगा, वो विषम संख्या होगा। 6 और 8 के बीच में 7 होगा, वह विषम संख्या होगा। 8 और 10 के बीच में 9 जो होगा वह विषम संख्या होगा। सेम इसी तरह से 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होता है। जैसे यहाँ पे 2 विषम संख्या है तो यहाँ पे एक सम संख्या है, यहाँ पे भी 2 विषम संख्या है तो इसके बीच में एक सम संख्या है। उसके बाद देखना है प्राइम नंबर को। मतलब होता है भाज्य संख्याएं, भाज्य होता है, और यहाँ पे संयुक्त भी हो सकता है। उसके बाद संयुक्त ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यौगिक भी होता है। तो यहाँ पे पहले मिटा दिया जाए कुछ। एक सेकेंड, यहाँ पे अभाज्य संख्या को पहले जानना होगा। तो अभाज्य संख्या की तरह रूट संख्या होता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वे सभी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं कहते हैं। जैसे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 है उसमें या तो 1 से भाग लगेगा या 2 से भाग लगेगा। 3 है उसमें भी 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा। 5 में भी 1 से और स्वयं से, 7 में भी 1 से और स्वयं से। इस तरह से जितनी भी संख्याएं होगी उसमें 1 एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। और अभाज्य संख्या का जो अपवर्तक होता है, गुणनखंड होता है, वो हमेशा 2 होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हो जाएगा संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन होगा, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या एवं यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, 4 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है। यहाँ पे 1 और स्वयं के अलावे भी अन्य संख्या से भाग लग रहा है ना। उसके बाद 6 में 1, 2,
3, 6 से भाग लग रहा है, 1 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी भाग लग रहा है और अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या का कम से कम तीन गुणनखंड या अपवर्तक होता है। उसके बाद आएंगे रेशनल, पहले आएंगे रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है ये P/Q के रूप में होना चाहिए। तो और दूसरा कंडीशन होता है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। P एंड Q दोनों पूर्णांक हो। और तीसरा हो जाएगा Q ≠ 0 हो। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर यहाँ पे 22/7 ले लें तो यहाँ पे 22 अब बट्टा में 7 इसको अपोन पढ़ते हैं तो P और Q है के रूप में है, मतलब यहाँ पे अंश और हर दोनों के रूप में है। पहला कंडीशन फ्लो कर गया। दूसरा कंडीशन है P एंड Q दोनों पूर्णांक हो। तो जब पूर्णांक संख्या अभी पढ़े हैं तो उसमें बताया गया था कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें तो ये दोनों धनात्मक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। उसके बाद Q ≠ 0, मतलब हर का जो मान होगा ना वह 0 नहीं होगा। तो हर का मान 0 नहीं है, 7 है। ये एक परिमेय संख्या होगा। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान के चले कि यहाँ पे 5 ले लिए, तो यहाँ पे क्या है कि P/Q के रूप में हो। तो आप कहिएगा यहाँ पे सिर्फ क्या है कि P के रूप में है, लेकिन हम किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 5 है तो 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी 5 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या होता है कि P/Q के रूप में भी हो जाता है, Q का मान 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कि P और Q दोनों पूर्णांक है, तो वास्तव में दोनों पूर्णांक है। उसके बाद Q ≠ 0, यहाँ पे Q का मान 0 नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें -3/5, तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, P/Q के रूप में है। यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। उसके बाद अगर अगला एग्जांपल देखना होगा, यहाँ पे अगर देख लेते हैं √25, यहाँ पे बड़ा रूट ले लेते हैं। तो इसको अगर यहाँ पे देखिए √25 का मान 5 होता है और 36 का मान 6 होता है रूट में। तो ये भी क्या है, रूट से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद क्या है कि ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। और अगर यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 25 के वर्गमूलतः 5 और 36 के वर्गमूलतः 6। और परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए वैसे आप इसको बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के छोड़ के बाकी सभी संख्या अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या को अक्सर रूट के अंदर रखा जाता है। तो अपरिमेय संख्या का अगर बेस्ट एग्जाम्पल माना जाए तो वो पाई होता है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी का वैल्यू जो हम लोग लेते हैं 22/7, वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो 22/7 लेते हैं तो इसका एक्चुअल वैल्यू थोड़े ना लेते हैं, उसमें क्या है कि करीबन वैल्यू लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद हो जाएगा √3 अब बटा √5 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो परिमेय संख्या नहीं है ना, इस
रूट 3 का अगर हम मान निकाले तो समथिंग आएगा, जो कि क्या है कि नहीं कटेगा। इस तरह से हम कई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे -√3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आएगा रियल नंबर। का हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, हाँ इसका समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याओं को क्यू डाइस से सूचित किया जाता है। और रियल नंबर का डिफिनेशन हो जाएगा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब क्या है कि अभी परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं तो रियल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जैसे यहाँ पे 2/3 ले लीजिए, ये भी रियल नंबर होगा। उसके बाद -4/5 ले लीजिए, 22/7 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है कि रियल नंबर होगा। हाँ ध्यान रहे कि आप ये जो लिए हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर आप ले लिए हैं √4 ले लिए हैं, ठीक है, ये क्या होगा, ये मतलब ये रेशनल नंबर तो होता ही है, लेकिन अगर इस संख्या में बात किया जाए तो ये रियल नंबर होगा, मतलब वास्तविक संख्या होगा। अगर आप ऐसे ले लेते हैं -√4 ले लेते हैं तो ये आपका न ही रेशनल नंबर होगा, न ही इरेशनल नंबर होगा, न ही रियल नंबर होगा। जब दोनों नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से रियल नंबर नहीं होगा। तो ये होगा क्या, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी को काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। और अवास्तविक संख्या या काल्पनिक नंबर को ना कोई भी एल्जेब्रिक साइन के साथ लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद एक जो हम लोग छोड़ दिए थे असभाज्य संख्या, उसको भी ले लेंगे। असभाज्य संख्या, तो देखिए असभाज्य संख्या का डिफिनेशन होगा वे संख्या युग्म जिसका HCF 1 होता है। तो सबसे पहले आप HCF का मतलब जान लीजिए कि क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है, H से होता है हाईएस्ट और C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब होता है अधिकतम, कॉमन मतलब होता है सार्व जो दोनों में हो, और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। मतलब इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। अगर हम असभाज्य संख्या का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे ले सकते हैं 2, 3, और 2, 3 का HCF निकालने के बाद पता चलेगा कि असभाज्य संख्या वास्तव में है या नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका HCF निकाल ले तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा 1 आई, 2 उतरेगा तो 1 दूना 2 हो जाएगा। तो इसका जो मौसो है वह आ रहा है 1, अतः यह एक असभाज्य संख्या होगा। अगर कोई एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 6 ले लेते हैं। तो 5, 6 का HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। यहाँ पे 6 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 5 घटा 1, उसके बाद 1 5 से 5 हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है, और लास्ट टाइम इससे हम भाग लगाएं तो HCF ये हो जाएगा। अतः ये संख्या युग्म भी क्या है, असभाज्य संख्या का युग्म है। आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स याद रखेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको अधिक से अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पे 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स की संख्या मतलब अभाज्य संख्याओं की संख्या होता है, वह 9 होता है। अगर आप इसको काउंट करना चाहेंगे तो काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ 25 तक ही कहता है ना। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है ना। इसी तरह से 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स की संख्या
हो जाएगा 15। सेम इसी तरह से 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स की संख्या हो जाएगा 25। अगर आपको ठीक है इस तरह से अगर पूछ दिया जाए तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा। अगर आपको इतना पूछ दिया जाए थोड़ा सा घुमा के कि 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर्स की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग को निकालने आना चाहिए 50 से 100 के बीच तक प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है ना कि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 25 पता है। उसके बाद पूरे का हो गया है, 1 से लेके 100 तक हो गया है। उसके बाद आपको 50 तक का ही ना ज्ञात करना है, तो आप इस पूरे में से 1 से लेके 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स आप घटा दीजिएगा, तो 50 से 100 के तक प्राइम नंबर्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स 25 है, तो आप इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पता चल गया कि 50 से 100 तक प्राइम नंबर्स की संख्या कितना है, 10 है। अगर इसी तरह का अगला क्वेश्चन है 1 से, वो तो दिया ही हुआ है, उसके बाद रहेगा आपको 25 से 100 तक प्राइम नंबर्स। तो आप बताइए, पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कितना है। तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कितना है, यहाँ पे 25 है। तो 25 में से घटाना है किसको, 1 से लेके 25 तक। तो 1 से लेके 25 तक प्राइम नंबर्स की संख्या है यहाँ पे 9। तो अब इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा 6, और ये 1 बच जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अगर आप हमारी नंबर सिस्टम की बात किया जाए, नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चन आता है। मतलब ये है कि संख्या पद्धति में तो आपको कुछ बात याद रखना होगा। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की यहाँ पे हो जाएगा। देखिए काउंट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, इसीलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 1 होगा। अगर आपसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 कितनी भी अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाए, तो आप हमेशा ये ट्रिक याद रखेंगे कि जितनी अंक आप पूछे ना, उससे एक पर उससे कम जीरो बैठा देंगे। मतलब ये कि अगर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाए, तो आप 1 पर 5 से 1 कम जीरो बैठा देंगे। तो 5 से 1 कम 4 होता है, 4 को जीरो बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 9, और जितनी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए आप उतना 9 बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो आप 10 को 9 बैठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप निकाल सकते हैं। जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा उतनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो 1 अंक की